हेलो एवरीवन। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है आपको? साउंड क्लियर है गाइस आपको? ओके। आज आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो पहला सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो इसके जो थोड़ा सा सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। जो हमारा मटेरियल्स है, जो बिल्डिंग मटेरियल्स देख ले हम, या जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में हमारे मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट यूज होते हैं, चाहे वो स्टील हो, कॉन्क्रीट हो, टिम्बर हो, प्लास्टिक हो, पॉलीथीन हो, जो भी नंबर ऑफ स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिस भी प्रकार का स्टोन, टिम्बर, ब्रिक्स, टाइल्स, जो भी डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं या इनका कॉम्बिनेशन होता है, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, या किस किस फील्ड में, किस किस रिक्वायरमेंट में कौन कौन सी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है, उसके रिगार्डिंग हम प्रॉपर्टी देखते हैं उस मटेरियल की। क्लियर है? जैसे वही स्टील अगर मैं कॉलम में यूज करूं और वही स्टील अगर मैं बीम में यूज करूं, तो दोनों जगह मुझे अलग अलग प्रॉपर्टी उसकी रिक्वायर्ड होगी। एक तरफ जहां पर मैं अगर बीम में यूज कर रहा हूं, तो वहां पर बेंडिंग होने के चांसेस है। क्या होने के चांसेस है? धनुष जैसा बनने के चांसेस है। तो वहां पर मैं देखूंगा कि उस स्टील की बेंडिंग स्ट्रेंथ है या नहीं अच्छे से। उसी तरीके से अगर वही स्टील में कॉलम में यूज कर रहा हूं, तो वहां पर उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आने वाले हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा तो बकल हो जाए, है ना? वर्टिकल सेक्शन जैसे इस तरीके से धनुष जैसा बन जाए या बेंड हो जाए, तो वहां पर वर्टिकल सेक्शंस में हम क्या बोलेंगे? उसको बकल हो जाए। तो बकल होने के चांसेस ज्यादा तो नहीं है उसके, या फिर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेस ज्यादा रहेगी ना। तो इस तरीके से हमें जो देखना है मटेरियल की, एक ही मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है अलग अलग कंडीशंस पर, या अलग अलग मटेरियल की अलग अलग टाइप पर हमें मटेरियल की स्ट्रेंथ ऑफ देखते रहना है, उसके अंदर स्ट्रेंथ। तो उसी को देखते हुए हम सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करें पहले हम कि क्या क्या हमें डिस्कस करना है या क्या क्या हमें पढ़ना है हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले टॉपिक में। तो जो पहला हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, उसमें हमें जो पहला टॉपिक कवर अप करना है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सिंपल सा टॉपिक है हमारा, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेसेस क्या होते हैं, स्ट्रेन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जितने टाइप के होते हैं, और इनके अलग अलग कंडीशनिंग हुक्स लो वगैरह क्या होते हैं। देन इसी पर बेस्ड हमारे आ जाएंगे फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे प्लास्टिक नेचर होता है, इलास्टिक नेचर होता है, डक्टाइल नेचर होता है, ब्रिटल नेचर होता है, मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, टेनासिटी होती है। इसी तरीके से अलग अलग जो प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की, जैसे मैंने बताया ना बेंडिंग स्ट्रेंथ, तो वहां पर बेंडिंग में हमें कौन सा उसके डक्टिलिटी ज्यादा चाहिए या फिर उसके अंदर ब्रिटलनेस ज्यादा चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग हमें प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करना है या देखना है उस मटेरियल की। फिर हम शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के। तो यहाँ पर टाइप ऑफ बीम, टाइप ऑफ लोड सारे कवर अप हो जाएंगे एसएफडी एंड बीएमडी वाले टॉपिक में। टाइप ऑफ लोड, टाइप ऑफ बीम एंड टाइप ऑफ सपोर्ट्स। ओके। स्लॉप एंड डिफ्लेक्शंस वाला टॉपिक कवर अप करेंगे कि कोई हमारा बीम है या स्ट्रक्चर है, तो उस पर अगर कोई लोडिंग आ रही है, तो उस लोडिंग के कारण उसके अंदर किस तरीके से डिफॉर्मेशन हो सकता है। तो किसी स्ट्रक्चर में दो प्रकार का डिफॉर्मेशन हो सकता है। एक रोटेशनल, तो रोटेशनल डिफॉर्म, रोटेशनल मतलब अपनी जगह से वो रोटेट हो जाए। जैसे ये भी कोई सा भी स्ट्रक्चर है, तो जैसे अपनी जगह से क्या घूम गया, तो ये अपनी जगह से कितना एंगल पर घूम गया है, उसको हम बोलेंगे स्लोप। और उसी तरीके से डिफॉर्म हो जाना, डिफॉर्म मतलब उसमें जैसे उसकी लेंथ में कुछ घटबड़ हो जाना, या उसकी थिकनेस में कुछ घटबड़ हो जाना अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ओरिजिनल साइज से, डायमेंशन से, तो उसका डिफ्लेक्शन, डिफॉर्मेशन। तो दोनों टॉपिक देखेंगे और अपनी ओरिजिनल जगह से वो खिसक जाए। नहीं, एंगुलर खिसकना मतलब एंगुलर चेंजेस लाना, स्लोप, और उस बॉडी के जगह में, जैसे कि बॉडी है और ये झुक कर, मेरे पास फ्लेक्सिबल नहीं है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना देता हूँ। जैसे कोई ये बॉडी है, जैसे बॉडी है, तो ये जैसे लोडिंग के कारण कुछ इस तरीके से बेंड हो गया, तो ये वाली पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गया। क्लियर है? ये फर्स्ट वाली पोजीशन से यह टू वाली पोजीशंस पर आ गया। तो ये जो चेंजेस आया, मतलब स्पेस में, जगह में चेंजेस आना, तो ये इसका डिफॉर्मेशन या फिर रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेगा यहाँ पर, क्या डिफाइन करेगा। देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेसेस,
अलग अलग कंडीशंस पर, यानी कि जब मटेरियल हमारा कोई फोर्सेस लग रहे हो तो वो किस किस जगह पर वहां पर क्या क्या स्ट्रेसेस हो सकते हैं, इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस का। कि जैसे तो बस कवर अप कर रहे, मतलब कवर अप क्या, मैं सिर्फ टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस है, तो इसमें हम क्या देखेंगे। जैसे आपने यहाँ पर कोई सा फोर्स लगाया, ये कोई फोर्स लगाया, इसके कारण क्या डेवलप होगा, फिर स्ट्रेस डेवलप होगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया या पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, फोर्स कौन सा, रेजिस्टिंग वाला, ठीक है, तो स्ट्रेस डिफाइन कर। अब देखें अगर आप, जैसे बॉडी है, इसका जो सरफेस एरिया है वो कौन सा कहलाएगा, ये वाला एरिया। ओके, ये पी अपॉन ये वाला एरिया आप डिवाइड कर दोगे तो आपको स्ट्रेस मिल जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि जो मेरी बॉडी है वो कुछ इस तरीके से फेल हो रही है, या फिर इस सेक्शन पर कितना स्ट्रेस है, इस वाले सेक्शंस पर कितना स्ट्रेस, तो यहाँ पर आप देखें तो फोर्स हो सकता है कि आपका सेम हो, बट यहाँ पर जो ये एरिया है, ये तो अलग एरिया है ना, यहाँ पर फिर स्ट्रेसेस क्या होंगे, अलग होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस फेस पर स्ट्रेसेस बता दूं, किसी इंक्लाइंड फेस पर मैं आपसे स्ट्रेसेस पूछूं तो वो कितने होंगे, तो वो आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उसमें कुछ चेंजेस या कुछ फॉर्मेशन करके आप चेंज करके लाते हो, तो वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस। उसी तरीके से स्ट्रेन बता दें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन कहलाता है। ये बहुत ही अच्छा और प्यारा टॉपिक है, इसी के अंदर आप मोहर सर्कल बनाना सीखेंगे, जो आगे आप सॉइल मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स में भी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं मोहर सर्कल के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे ऑफ स्ट्रेसेस का। इसी के अंदर हमारा थ्योरी ऑफ फेल्योर आ जाएगा, कि जो फेल्योर थ्योरी रहती है वो अलग अलग मटेरियल के किस तरीके से डिपेंड करते हैं रैक्टाइल ऑर्बिटल के लिए। देन हमारा टॉपिक आ जाएगा बेंडिंग थ्योरी, जो यानी कि फ्लेक्सुरल थ्योरी भी कभी कभी इसको हम बोलते हैं, जो बीम या स्लैब को डिजाइन करने में हम इसका उपयोग करते हैं, बेंडिंग थ्योरी का नाम से पता है। उसी तरीके से शियर स्ट्रेस थ्योरी, शियर को डिफाइन करने के लिए शियर स्ट्रेस थ्योरी, टॉर्सनल थ्योरी ट्विस्टिंग वगैरह को डिफाइन करने के लिए, जैसे शाफ्ट है हमारे पास में, उसको डिजाइनिंग के लिए जो हमारी थ्योरी एप्लीकेबल होती है वो कौन सी होती है, टॉर्शन थ्योरी। नेक्स्ट होता है हमारा कॉलम एंड स्ट्रट वाला टॉपिक, जो किसके रिगार्डिंग देखेंगे हम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के रिगार्डिंग टॉपिक देखेंगे, थीन एंड थिक शेल। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा किसी किसी एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्प्रिंग भी हम कवर अप कर लेंगे। ये टॉपिक्स अगर आपने कवर अप कर लिए, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉपिक या जो सब्जेक्ट है ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, प्यार मोहब्बत से। ये सब्जेक्ट हो गया तो सारे सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चरल होते हैं ना, वो इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर हमारा टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर, सब, यहाँ तक कि थोड़ा सा सॉइल मैकेनिक्स भी है, हाईवे वाला जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है, इरिगेशन का डिजाइनिंग वाला पार्ट है, एफएम का जो थोड़ा सा सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो पार्ट है हमारा, डेरिवेटिव टाइप का, वो भी इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मतलब नंबर ऑफ हमारे स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स और जो हमारे डेरिवेटिव टाइप के सब्जेक्ट हैं, वहां पर ये सब्जेक्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो चाहे हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिजाइनिंग वाला पार्ट हो, सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करना हो या फिर सीवर डिजाइन करना हो, तो वहां पर भी इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बैठ जाते हैं कि स्ट्रेसेस कितने होंगे या फिर कुछ वॉल्यूम्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टॉपिक अगर आपने कवर अप कर लिए तो पूरा सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई सी भी एग्जाम आपको दिक्कत नहीं करेगा। दूसरा, आपको टॉपिक जैसे कम लग रहे हैं पर इसके अंदर इनर्ट टॉपिक है। इनर्ट टॉपिक मतलब हमारा, जैसे यहाँ पर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट वाला मैंने टॉपिक बताया, जिसके अंदर ही हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, टाइप ऑफ लोड, टाइप ऑफ सपोर्ट्स एंड टाइप ऑफ बीम वाला टॉपिक हम कवर करेंगे। इसी के अंदर जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस है, इसी के अंदर हमारा मोहर सर्कल थ्योरी भी है और थ्योरीज ऑफ फेलियर्स भी है। इसी के अंदर हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में नंबर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, और अलग अलग जो हुक्स लॉ वगैरह, हुक्स लॉ एंड प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में हम डिस्कस करें। बेंडिंग थ्योरी है तो इसी के अंदर हमारे कुछ कंसेप्ट भी आ जाएंगे और उसका वेरिएशन, शियर स्ट्रेस में ही हमारा शेयर स्ट्रेस के वेरिएशन आ जाएंगे। ओके, तो अगर हम पहला टॉपिक देखें सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में, तो स्ट्रेस क्या होता है पहले तो हमें ये जानकारी में होना चाहिए कि स्ट्रेसेस हमारे क्या होते हैं। अब अगर आप यहाँ पर
सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को डिफाइन करें। पहला टॉपिक अगर आप देखें यहां पर, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? रेजिस्टेंस। स्ट्रेस का मतलब होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस मतलब कब आएगा? जब उसके ऊपर कोई एक्शन हो रही होगी। क्लियर है? रजिस्टिंग कब होगा? जब आप रोकोगे किसको? जब सामने से कोई आ रहा होगा या सामने से कोई आपके सामने एक्शन हो रही होगी। क्लियर है? कोई क्रिया हो रही होगी तभी आप उसकी प्रतिक्रिया करोगे। आपको कोई बोल नहीं रहा है तो आप उसका क्या जवाब दो? तो बोलते ना एक्शन का रिएक्शन, तो एक्शन का रिएक्शन कब होगा? जब सामने से कोई आपसे पूछेगा, सामने से कोई आपको एक्शन करेगा, तभी आप उसको क्या करोगे? रिएक्ट करोगे। तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ से ही आता है कि जो एक्शन होती है उसका जो रिएक्शन होता है वहीं से हमारा स्ट्रेस का जनरेशन होता है। ओके, तो जो स्ट्रेस है वो हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और उस बॉडी का जो रिएक्शन है, जिस बॉडी के ऊपर हम फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, उसका अगर रिएक्शन पावर अच्छा है तब जाकर वहां पर स्ट्रेसेस डेवलप होगा। किस बॉडी का रिएक्शन पावर अच्छा है वो आप यहां पर देखो, देखिए। जैसे एक तरफ कपड़ा है, कर्टेन है, या इस तरीके से पर्दा मान लो कि अच्छे से डिफाइन हो जाए आपको। एक तरफ कर्टेन मान लो जिसको हम पर्दा बोलते हैं, और एक तरफ वॉल मान लो। क्लियर है? आपने वॉल को धक्का दिया, या जैसे एक तरीके से उसको पुश किया, धक्का दिया, तो वो आगे खिसक जाएगी क्या आपके धक्के से? तो नहीं खिसकी। क्यों? आपकी जितनी पावर थी, जितना फोर्स था, उसको उसने रोक लिया। क्यों? कि उसकी इसके अंदर ताकत थी, या उसके अंदर रिएक्शन पावर थी। ओके, उसी तरीके से वही धक्का या वही मुक्का आपने उस कर्टेन के ऊपर लगाया तो क्या होगा? वो इजीली पुशअप हो जाएगा, इजीली वो वहां से खिसक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। तो यहाँ पर भी यही बात आती है हमारी कि जो कर्टेन है उसके अंदर क्या है? रिएक्शन पावर नहीं है। एक्शन तो उसके ऊपर भी आपने धक्का लगाया, बट उसने उसको रिएक्ट नहीं कर पाया, तो वहां पर स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगे पर्दे के केस में या फिर कर्टेन के केस में। बट जो वॉल है, हमारी दीवार है, उस दीवार के ऊपर आपने जैसे ही धक्का दिया तो उसने उसको क्या कर दिया? रिएक्ट कर दिया। तो रिएक्ट कर दिया मतलब वहां पर एक्शन हुआ, और एक्शन का रिएक्शन हुआ, और वहीं पर स्ट्रेस डेवलप हुआ। तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिफाइंड एज योर स्ट्रेसेस। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। यानी कि यहां पर जैसे मैंने आपको यहां पर डिफाइन किया है कि जैसे कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर आपने कोई सा ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ओके, इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण, इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण बॉडी में कुछ एक्शंस, कुछ अंदर हरकतें होने लग गई। जैसे आपने उस वॉल को पुश किया, तो उस वॉल का जो इनर्ट मटेरियल है उसने क्या बोला कि यार कोई धक्का देने की कोशिश कर रहा है, तो उसने क्या कर दिया? उसको रोकने की कोशिश किया, और जो रोकने वाला फोर्स है वो हार्ड इनफ कितना होगा? आपने 100 किलो का वजन लगाया, अंदर से 100 किलो ने रोक लिया। आपने 1000 लगाया तो 1000 तक लग जाएगा। मान लो उसकी कैपेसिटी ही 1000 तक की है, उसकी कैपेसिटी ही मान लो 1000 किलो तक की रोक सकता है, और आपने जैसे ही 1100 किलो लगा दिया वो फेल हो जाएगा। तो फेल किसके कारण हुआ? वो 1100 किलो के कारण टोटल नहीं हुआ, जो 1000 के ऊपर एक्स्ट्रा 100 था ना आपका, उस 100 के कारण वो फेल हो गया, क्योंकि 1000 तक तो वो कैपेसिटी थी उसके अंदर। क्लियर है? तो वो 1000 उसकी क्या कहलाती है? एक्सट्रीम लिमिट। क्या कहलाती है? एक्सट्रीम लिमिट के वो इतना कैपेबल है उस लोड को कैरी करने के लिए। तो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने न्यूटन्स लॉ का भी बताया गया है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। हर एक्शंस का क्या होता है? रिएक्शंस होता है, और अगर एक्शंस का रिएक्शंस नहीं होगा तो वहां पर वो फेल हो जाता है। कैसे? जैसे कि आपने गाड़ी को धक्का दिया, बाइक को, तो बाइक को एक्शन किया, आपने धक्का दिया उसको, अब अगर उसको रोक पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो आगे की तरफ मूव हो जाता है। तो यहाँ पर स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए आप टॉपिक ध्यान रखिएगा, सिंपल सा टर्म्स लिखा है हमने, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर एरिया इज कॉल्ड योर स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस की यूनिट डिफाइन करें, पहले तो आप इसको डिफाइन क्या करेंगे? इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड
स्ट्रेसेस, उसको आप क्या बोलते हो? स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते हो। ओके, तो इंटरनल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं आप इसको। दैट इज इंटरनल रजिस्टिंग कैपेसिटी, रेजिस्टेंस करने की कैपेसिटी हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्ट्रेस की आप यूनिट देखें तो क्या होगी? जैसे जो फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? जैसे न्यूटन, किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन, क्लियर है, गीगा न्यूटन। तो यहां पर भी आप देखें, और एरिया की यूनिट क्या हो सकती है? तो एरिया की यूनिट देखें, एरिया को जैसे आप इंच स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्क्वायर फीट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एमएम स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे तो अब फोर्स की यूनिट हुई आर, मतलब आपका फोर्स ही है यहाँ पर। आर मीन्स गाइस हमारा यहाँ पर क्या है? यह फोर्स ही है। ओके, और ए मतलब यहाँ पर आपने लिख रखा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ सेक्शन। तो यहाँ पर अगर आप फोर्स की यूनिट ले लें, न्यूटन, किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन, गीगा न्यूटन, और इसकी एमएम स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बन सकता है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बन सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन सकता है, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ इस तरीके से यूनिट बन सकते हैं। फिर इनके अंदर रिलेशनशिप देखें आप, इनके अंदर रिलेशनशिप मतलब 1 किलो न्यूटन बराबर कितना होता है? 1000 न्यूटन। उसी तरीके से एक स्क्वायर, 1 मीटर बराबर 1000 होता है, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 लाख स्क्वायर एमएम, या 10 टू द पावर 6 स्क्वायर एमएम। इस तरीके से इनके अंदर कुछ रिलेशनशिप आप देख सकते हो, ताकि ये जब आपकी एग्जाम होती है ना कोई सी, तो उसमें क्या होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कभी कभी वो यूनिट चेंजेस के बारे में ही पूछ लेता है, क्या कि 1 मेगा न्यूटन किसके बराबर हुआ, 1 मेगा पास्कल किसके बराबर हुआ, 4 ऑप्शन दे दिए आप। या फिर उल्टा पूछ लेता है, या यही नहीं पूछे तो जो आपको क्वेश्चन दिया उसमें आपको किलो न्यूटन में सारी यूनिट दे रहा, और आंसर पूछ रहा है कि न्यूटन में बताना है। तो वहां पर ये जो हमें यूनिट वाला बात है ना, ये बहुत काम आती है। और ऐसे भी जब आप आगे पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं यूनिट के बारे में आपको क्लियरेंस होना चाहिए, ताकि आपको उससे कोई दिक्कत ना हो। तो मैं तो यूनिट पर सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ कि यूनिट के बारे में हमें कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए गाइस। ओके, तो यहाँ पर देखो आप, तो आपने क्या पढ़ी? यूनिट, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स, जैसे यहाँ पर लिख रखा आपने, क्या लिख रखा है आपने कि रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स देखें तो 1 किलो न्यूटन बराबर 1000 न्यूटन होता है, ये बता दिया आपने। 1 मीटर बराबर 1000 माइंड में होता है, ये माइंड में रहे। 1 मीटर बराबर 1000, सॉरी, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 होता है। इतना हमें पता हो। दूसरा इसका उल्टा देख लो, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/1000 मीटर हो जाएगा। वो तो थोड़ा सा इधर उधर घुमाने की बात है। और 1000 मतलब किलो रिप्रेजेंट करता है, 10 टू द पावर 6 मतलब मेगा रिप्रेजेंट करता है, और 10 टू द पावर 9 मतलब गीगा रिप्रेजेंट। इसके आगे भी 10 टू द पावर 12 करता तो 13, इस तरीके से गीगाबाइट मेगाबाइट वहां से समझ लो आप, एमबी वगैरह चलता ना, वहीं से वो वाला। ओके, और अगर इसी को एरिया में माने आप, अगर किसमें माने? एरिया में। एरिया में क्या हो जाएगा? जैसे स्क्वायर मीटर है तो 2 बार एमएम, तो 2 बार मीटर और 2 बार एमएम, 2 बार 1000 हो जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर 6। वो देख सकते हैं आप। तो यहां पर क्या होता है कि 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर बराबर 1 पास्कल होता है। जो पास्कल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो यूनिट डिफाइन किया था, तो उनका जो 1 पास्कल है, 1 पास्कल हमारा 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है, ये ध्यान रखिए। अगर मैं 1 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिखूं, क्या लिखूं मैं? 1 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिखूं तो वो कितना हो जाएगा? 1 किलो न्यूटन मतलब 1000, तो ये 1000 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर हुआ। 1000 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 1 न्यूटन इसके बराबर, तो ये 1000 पास्कल हो गया। और 1000 पास्कल हुआ कि नहीं हुआ? ये अगर 1000 पास्कल हुआ, इसको मैं जैसे यहां पर लिख दो, और 1000 का मतलब होता है किलो, और किलो का जो सिंबल है,
जो किलो का सिंबल है गाइस हमारा, के है। मेगा का जो सिंबल है वो एम है, और जो गीगा का सिंबल है वो जी है। अगर आप यहां पर 1000 पास्कल की बात करें तो 1000 मतलब किलो और किलो मतलब के, तो आपने यहां पर सिंबल प्रिंट कर दिया, किलो पास्कल हो गया है। ओके, 1 kPa। अब यहां पर सिमिलरली आप नेक्स्ट यूनिट पर जाएं, इसी की वापस 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यहां पर मैंने क्या लिखा, 1 न्यूटन को न्यूटन लिखा, मीटर स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया है, एमएम में कन्वर्ट किया। 1 मीटर 1000, फिर 1 मीटर, फिर 1000। क्लियर है, मतलब 10⁻6 हो गया। ये क्या हो गया, 10⁻3, 10⁻3 कितना हो जाएगा, गुणांक में घटे जुड़ती है तो 10⁻6 हो गया। कौन में, कौन में ऊपर गया तो कितना हो गया, 1 × 10⁻6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यहां पर आप अगर इसी को वापस देखें, 1 × 10⁻6 को, तो यहां पर आप देखो वापस उसको रिवर्स किया मैंने, क्या रिवर्स किया कि 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसको रिवर्स करके आप ऊपर लेकर चले जाओ, क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6, ये हो जाएगा स्क्वायर मीटर। ये मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 10⁻6 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यहां पर आप इसको अगर देखें, ये कुछ इस तरीके से होगा, देखो। 1 न्यूटन है, अब देखो 1 न्यूटन है पर एमएम स्क्वायर। अगर 1 न्यूटन को न्यूटन रहने दूं और जो स्क्वायर एमएम है उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। आपने क्या बोला, 1 एमएम बराबर कितना होता है, 1000, सॉरी 1/1000 मीटर। तो यहां पर आपने क्या लिख दिया, ये किस में हो गया, स्क्वायर मीटर। देखो यही बोला आपने, 1 एमएम बराबर कितना होता है, 1/1000, तो 1/1000 1/1000 लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया फिर, यह 1 और 10 टू दी पावर चला जाएगा। देखो ये 1000 ऊपर चला जाएगा अपॉन में, तो ये पढ़ाई होगा ना, जैसे ये अपॉन के अपॉन में है, क्या होता है, जैसे यह, जैसे इस तरीके से हो, एक्स अपॉन ए होल अपॉन वाई अपॉन बी हो, तो ये क्या हो जाता है, एक्स अपॉन ए इंटू बी अपॉन वाई हो जाता है। यहां पर भी तो वही बोल रहा हूं मैं, देखो एक्स अपॉन ए, ये 1 तो एक ही है, ये पूरी वाले टर्म से एक ही है, फिर 1 अपॉन, यानी कि वाई अपॉन बी है, क्या लिखा आपने, वाई अप, तो वाई यहीं पर रहेगा ये वाला, और ये बी कहां चला जाएगा, ऊपर, बी मतलब 1000, मैंने यही तो लिखा, बी मतलब 1000। अब देखो, अब यहां पर 1000 चला गया, ये क्या बन गया, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ओके, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यहां पर आप देखो 10⁻6 को आपने बोला है मेगा, क्या बोला है, मेगा, तो यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 मेगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमारा 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। इसके बराबर हो जाता है, 1 मेगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से यूनिट्स होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स आप यहाँ पर फॉर्म कर सकते हो, ये एक ही नहीं है, आप और भी कर सकते हो यहाँ पर।
और देखिए आप इसके अंदर देखो, 1 मेगा न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल। यानी कि आप ये भी तो बोल सकते हो कि यह 1 मेगा पास्कल के बराबर होता है। यानी कि आप ये बोलोगे दैट इज 1 न्यूटन पर mm² इज इक्वल टू 1 मेगा न्यूटन पर स्क्वायर या फिर 1 मेगा पास्कल। ओके, तो इस तरीके से नंबर ऑफ यूनिट्स आप यहां पर फॉर्म कर सकते हो। ओके, अगर नेक्स्ट आप आगे देखें तो जैसे टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, क्या देखेंगे हम? टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। टाइप ऑफ स्ट्रेस, यहां पर टाइप ऑफ स्ट्रेस देखें अगर आप, टाइप ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेसेस हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो जनरली हम देखें तो यहाँ पर 2 प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब नॉर्मल स्ट्रेसेस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे डायरेक्ट स्ट्रेसेस और इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस। डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट में हमारे यहाँ पर जैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कभी नॉर्मल स्ट्रेस भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या करते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेसेस, और इनको कभी आप इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेसेस भी आप रिप्रेजेंट करते हो। क्या रिप्रेजेंट करते हो गाइस? टेंजेंशियल स्ट्रेसेस। टेंजेंशियल का मतलब होता है टेंजेंट के अलाउंग, टेंजेंट का मतलब होता है सरफेस के अलाउंग। जैसे ये तो जैसे ये सरफेस है ना, तो इसके अलाउंग, सरफेस के अलाउंग कोई से भी आप देख लें, जैसे ये बॉडी है, इसके अलाउंग चले जैसे वो, तो वो क्या आ जाएगा? टेंजेंट। आप सर्कल, सर्कल देखा होगा, उस सर्कल के अलोंग जैसे इस तरीके से हो, सरफेस पर हो, तो ये टेंजेंट कहलाती है। तो सरफेस के अलोंग जो होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेसेस, उसी को हम शेयर स्ट्रेसेस रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रेसेस में हमारे जैसे डायरेक्ट स्ट्रेसेस क्या कहलाते हैं कि डायरेक्टली हमारे किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहे हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? जनरली डायरेक्ट या फिर नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल का होता है परपेंडिकुलर, और नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। और टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि उसके टेंजेंट के सरफेस के अलोंग, तो सरफेस के अलोंग जो हो वो शेयर स्ट्रेस, और नॉर्मल टू द प्लेन हो इसके अलोंग, नॉर्मल टू द प्लेन, वो नॉर्मल स्ट्रेसेस कहलाएंगे। नॉर्मल टू द प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेसेस, डायरेक्ट स्ट्रेसेस। और अलोंग द सरफेस या सरफेस के साथ में हो वो शेयर स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस है। बात करें अगर हम नॉर्मल स्ट्रेसेस की, तो पहले हमारे होते हैं कौन से? डायरेक्ट स्ट्रेसेस में भी जैसे हमारे कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेसेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस हमारे यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे कि कोई बॉडी है जैसे आपकी दिख रही है आपको, इसको आप कंप्रेस करने की कोशिश करो। क्या करने की कोशिश करो? कंप्रेस करने की कोशिश करो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। उसको कंप्रेस कर दे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो फेल हो गया। कंप्रेस करने की कोशिश करना है बट वो कंप्रेस करने को रोके, तब जाकर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। कंप्रेसिव फोर्स और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों में डिफरेंस है। कंप्रेसिव फोर्स मतलब क्या है कि उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। उस कंप्रेसिव फोर्स के कारण बॉडी अगर कंप्रेस हो जाए
तो वो कंप्रेसिव फेल्यूर हुआ। अगर वो कंप्रेसिव फोर्स को, वो बॉडी का जो अंदर का इनर्ट मटेरियल है या बॉडी के अंदर की जो ताकत है वो उसको रोक ले, कंप्रेसिव फोर्स को जिसने रोका वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कहलाएगा। ओके, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि फिर आगे बढ़ बढ़ कर जब आप आगे पढ़ते हो आप क्या बोलते हो कि ड्यू टू द कंप्रेसिव फोर्स डेवलपिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, सिमिलरली ड्यू टू द टेंसाइल फोर्सेस डेवलप द टेंसाइल स्ट्रेसेस। टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा, कोई बॉडी को खींचने की कोशिश कर रहा है, एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है, तो एक्सपांशन को जो रोकने वाला फोर्सेस डेवलप हो जाए, टेंसाइल स्ट्रेसेस कहलाएगा। ओके, तो यहां पर रोकने की बात कर रहे हैं या कंप्रेसिव, तो यहां पर जैसे हमारा जो कंप्रेसिव है ना, कंप्रेसिव का मतलब उसको कंप्रेस करने से रोक रहा है। देखो स्ट्रेस का मतलब मैंने पहले भी बता दिया, एक बार फिर बता रहा हूं, स्ट्रेस का मतलब होता है रोकना या उसको रजिस्ट करना। रोकना मतलब इस तरीके से कि उसको होने से रोकना, जैसा वो चाहता है उसको नहीं होने देना। जैसे कोई फोर्स आ रहा है तो फोर्स उस बॉडी को क्या कर रहा है, डिफॉर्म करने की कोशिश, धक्का देने की कोशिश करना है, बट आप चाहते हैं कि वो न गिरे या ना धक्के आगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो जो रोके वो उसका स्ट्रेस कहलाता है। सबसे और सिंपल से मैं देखें तो जो बोल रहा हूं ना मैं, जैसे इनर्ट मटेरियल, इनर्ट एनर्जी, इस तरीके से एनर्जी जैसे किस तरीके से हम अगर एग्जांपल लें इसका, कि आप अपना ही एग्जांपल ले लो, ठीक है, सिंपल सा। आप तो अपने आप वहीं पे देख ही रहे हो, जो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप अपने आप को देख ही रहे हो, क्लियर। तो आपके यहाँ पर मान लो कूलर चल रहा है, स्पीड से कोई फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, कुछ भी फैन वगैरह चल रहा है, हवा वगैरह आ रही है वहां पर। ओके, आप बैठे हैं, आपके पड़ोस में कागज रखा हुआ है, तो उस हवा के कारण वो कागज इधर उधर उड़ रहा है, बट आप हिल नहीं रहे हो। तो वहां पर जो हवा है ना वो एयर प्रेशर है, या एयर के थ्रू आपके ऊपर एक फोर्स आ रहा है हवा के, उस फोर्स को वो कागज इतना सहन नहीं कर पाया, तो वो क्या हुआ, फेल हो गया, उड़ गया। वही अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है या एटमॉस्फेरिक एयर जो नॉर्मल चलती, वहां पर वो बैठा रहता कागज, ठीक है। जैसे अभी हवा नहीं चल रही है तो हवा, वो पेपर क्या है कि जैसा वहां पर बैठा हुआ है, बट जैसे थोड़ी सी हवा ज्यादा हुई तो वो कागज उड़ने लग गया, पर आप वहां पर स्टेबल है। क्यों, ताकि आपका जो कागज है उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि उस हवा को रोक पाए, तो वो फेल हो गया। आपके पास जो आपके अंदर की जो एनर्जी है, अब आपके पास ताकत कहां से है, कि जो बॉडी का शेप है या बॉडी की बनावट है, और आपने जो खाना पीना खाया है उसके कारण आपके अंदर जो एनर्जी है वही उसको रोक रही है। आपकी एनर्जी ने उस हवा के प्रेशर को क्या कर दिया, रोक दिया, तो इसलिए आप स्टेबल कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन, और वहीं पर जोर से तूफान आ जाए, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर, जैसे मूवियों में या टीवियों में देखते हैं हम, क्या देखते हैं कि ज्यादा जोर से तूफान आते हैं, या मूवियों में देखे हैं कि गाड़ियां उड़ने लग जाती हैं, है? तो बीच रोड पर आप कैसे उस तूफान में खड़े हो जाते, आप भी उड़ जाओगे, क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं बची अब उड़ने वाले खतरनाक चक्रवात को या तूफान को, साइक्लोन को रोकने की, आप भी वहां पर फेल हो गए। यानी क्यों, क्योंकि आपके अंदर इतना फोर्स रजिस्ट करने की कैपेसिटी नहीं थी। जैसे आपको किसी ट्रक ने धक्का दे दिया तो आप गिर गए, क्यों गिर गए, और आपकी पड़ोस में मान लो छोटा सा कोई हैवी वॉल खड़ी हुई थी, आरसीसी की वॉल, और वहां पर कार ने धक्का दिया आपको तो आप गिर गए, कार ने धक्का दिया उस वॉल को तो वो नहीं गिरी, क्यों, क्योंकि कार के पास कैपेसिटी थी इतनी। कार को, उस वॉल को अगर ट्रक से धक्का दिया तो हो सकता है वो भी गिर जाए। तो यहाँ पर बात आ रही है कैपेसिटी की, अंदर की एनर्जी, तो अंदर की एनर्जी जो रोकती है उसी को मैं बोलता हूँ स्ट्रेस। क्लियर, अंदर की जो एनर्जी रोकती है उसी को मैं बोलता हूं स्ट्रेस। अलोंग द प्लेन हो उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल स्ट्रेस या फिर डायरेक्ट स्ट्रेस। देखो यहां पर ये है इसका प्लेन, प्लेन इसका ये है, और उसकी क्या है परपेंडिकुलर, तो वहां पर वो स्ट्रेसेस कहला है। अगर कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और कंप्रेस करने वाले को रोक ले, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, टेंशन या स्ट्रेच करने की, एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है उसको रोक ले, टेंशन स्ट्रेसेस, कंप्रेसिव को रोक ले, कंप्रेसिव। बेंडिंग, बेंडिंग का मतलब होता है धनुष जैसा बनाने की कोशिश करना, आपकी बॉडी को क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो धनुष जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसको अगर वो रोक ले, जैसे आपको छोटा सा एक मैंने पेन ले लिया दिख रहा होगा, अगर इसके ऊपर में जैसे यहाँ पर कोई फोर्स लगाऊं, क्लियर है, यहाँ पर जैसे मैंने ये फोर्स लगाया, इस तरीके से बेंड हो गया, अब ये फेल हो गया, इसको कौन सा फेलियर बोलूंगा, बेंडिंग फेलियर की धनुष जैसा बन गया, बेंड होना, इसको फ्लेक्स भी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, फ्लेक्सुरल,
फ्लेक्सर, फ्लेक्सर का मतलब भी बेंड होता है और फ्लेक्सर का बेंडिंग का मतलब फ्लेक्सर होता है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम मान लो। ओके, तो जैसे इस तरीके से बेंड हो गया तब तो फेल हो गया। बॉडी इस तरीके से बेंड ना हो, उस टाइप पर जो स्ट्रेसेस आ रहा होगा, जैसे मान लो मैं इसको ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं बट ये ऐसा नहीं हो रहा है, वहां पर कौन है, बेंडिंग स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेसेस हुए वो कौन से, बेंडिंग स्ट्रेसेस की, वो बेंडिंग को रोकने की कोशिश कर, बेंडिंग स्ट्रेसेस। स्ट्रेस कब आया, रोका, किसको, बेंड को। तो जैसे ये बॉडी मान लो, अब इसको मैं इस तरीके से घुमाऊं, ज्यादा घुमाऊंगा तो टूट जाएगा, तो इसलिए मैं, जैसे आपको दिख रहा होगा कि मैं इसको बेंड करने की कोशिश कर रहा हूं बट ये नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेंथ है। यहाँ पर क्या डेवलप हुआ, जैसे मैंने अंगूठे से इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये नहीं टूटा, सॉरी, ये बेंड नहीं हुआ। बेंड नहीं हुआ तब तक क्या कहलाएगा, इसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। ओके, क्लियर है, अरे क्लियर है गाइस, ओके, एक मिनट, ये तो क्लियर हो गया आपको। अब अगर इसी बेंडिंग स्ट्रेसेस में यहाँ पर मैं देखूं, इसी बेंडिंग स्ट्रेसेस में, तो यहाँ पर आप देखो, ये जैसे आपके लिए एक डायग्राम भी बना रखा है, इसको एक अपने हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये फोर्स उठा लिया आपने भी, इन फोर्सेस के कारण ये बॉडी क्या करेगी, इस तरीके से बेंड होने की कोशिश करेगी। किस तरीके से, इस तरीके से धनुष जैसा बनने की कोशिश करेगी। आप थोड़ा सा फील करें इसको, और थोड़ा सा देखो, इस तरीके से बेंड होने की कोशिश करेगी। आपका जो बीम है या स्लेब है वो ऐसे ही देख रहा है। इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा बना, इस तरीके से धनुष जैसा बनने की कोशिश। अब आप देखो, ऊपर से इस तरीके से इसने बेंड होने की कोशिश किया, तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये अंदर वाला, जैसे ये मान लो, इसको नाम दे दिया आपने 1 और ये 2, तो ये रहा 1 और ये रहा 2। जो 1 वाला पार्ट है ना, वो सिकुड़ गया। वो जो 2 वाला सेक्शन है वो पहले वाले से 2 से क्या हो चुका होगा, थोड़ा सा फेल हो गया होगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक में तो गाइस हमारा पास आया कंप्रेशन, और दूसरे में क्या आया, टेंशन। कंप्रेस मतलब वो सिकुड़ गया, श्रिंक हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, क्लियर है। और दूसरा स्ट्रेच हो गया है या एक्सपांड होने की कोशिश किया है, तो वो उसमें टेंशन आया। तो अगर कंप्रेस होने की कोशिश करें और उसको जो रोक ले, कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेसेस, टेंशन होने की कोशिश करें और उसको जो रोक ले, वो टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस कितने प्रकार के हो सकते हैं हमारे, दो प्रकार के, कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेसेस और टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेसेस। ये वाले ये इससे अलग है, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल किस तरीके से परपेंडिकुलर, और ये भी परपेंडिकुलर है, बट ये बेंडिंग के कारण डेवलप हो रहे हैं। देखो, फोर्स के परपेंडिकुलर डेवलप हो रहा है, सरफेस के लिए। ये बहुत ही प्यारा और अच्छा टॉपिक है हमारा, और टाइप ऑफ स्ट्रेसेस हमें अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो, यहाँ तक क्लियर है। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस आपने दो प्रकार, तीन प्रकार के पढ़े, कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेसेस, सॉरी, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेसेस, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेसेस में भी कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेसेस और टेंसाइल बेंडिंग। नेक्स्ट आते हैं शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी को शेयर आउट करने की कोशिश करे, करने की कोशिश करे, काटने की। जैसे देखो, ये बॉडी को काटने की कोशिश करे, और ये कहां पर होगा, ऑलवेज अलोंग द सरफेस ऑफ द बॉडी होगा। देखो, अलोंग द सरफेस। आप चाहे तो आप यहाँ पर लिख लें, आपके लिए मैं लिख देता हूं, डेवलप अलोंग द प्लेन। और प्लेन का मतलब भी होता है सरफेस।
along the plane या along the surface, और ये क्या हो जाएगा, डेवलप नॉर्मल, यानी कि होता है परपेंडिकुलर, सिंबल परपेंडिकुलर का है, नॉर्मल टू द, बोला है कि नॉर्मल टू द प्लेन जो रहे वो नॉर्मल स्ट्रेसेस, और अलोंग द प्लेन या सरफेस के साथ में रहे वो हमारे शेयर स्ट्रेसेस। शेयर का मतलब होता है कि बॉडी को कट करने की या शेयर आउट करने की। शेयर आउट का मतलब भी होता है कट करना, जैसे कि आप कैंची से कपड़ा काटते हैं, या कैंची से आप जैसे कोई वुड को काटें, स्टील को काटें, स्टील शीट वगैरह जैसे काटी जाती है ना, एक आपका फोर्स नीचे से आता है, एक फोर्स आपका ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, नहीं? तो वो शेयर आउट करने की कोशिश करें, तो अगर आप वो शेयर आउट हो जाए, जैसे मान लो इस मार्कर को या इस पेन को मैं इस तरीके से सीजर से कट करूं, कट जाए तब तो शेयर फेल्योर हुआ, बट मैं उस कैंची से इसको काटने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक ये नहीं कट रहा है तक वो शेयर को क्या कर रहा है, रोक रहा है। शेयर को रोकने वाला शेयर स्ट्रेस। ओके, क्योंकि ऑलवेज जब रिएक्शन होगा, मैंने रिएक्शन एक्शन क्या किया कि मैं इस पर इस तरीके से फोर्स लगा रहा हूं कि कट जाए, ये शेयर आउट हो जाए, जब तक शेयर आउट को रोके वो शेयर स्ट्रेसेस है। तो शेयर स्ट्रेसेस क्या होंगे, फर्स्ट तो इट्स डेवलप अलोंग द सरफेस, एंड इट्स रजिस्टिंग द शेयरिंग एक्शन ऑफ द फोर्सेस। जो इस फोर्स के कारण शेयरिंग एक्शन होने वाला है, इट्स रजिस्टिंग द शेयरिंग एक्शन ऑफ द फोर्सेस। ये भी लिख लो आप, क्या लिख लोगे, इट्स रजिस्टिंग द शेयरिंग एक्शन ऑफ फोर्स। और मैं फोर्स का नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप खुद ही समझ जाओगे। क्या बोला आपने, इट्स रजिस्टिंग द शेयरिंग एक्शन ऑफ फोर्स है, और जो शेयर करने वाला जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स के कारण जो शेयरिंग एक्शन होने वाला है, शेयरिंग एक्शन यानी कि जो कटने वाली एक्शन है, उसको जो रिएक्शन डेवलप होगा उसके प्रति, वही क्या कहलाएगा, हमारा शेयर स्ट्रेसेस। ओके, तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक आपके लिए डायग्राम है, जैसे यहाँ पर आप देखें, तो ये जो प्लेन दिख रही है, व्हाइट कलर का एक बॉडी दिख रही है आपको, और उस बॉडी के अलोंग, और ये शेयर स्ट्रेसेस ऑलवेज क्या होता है, पैरेलल फोर्सेस। फिर ये भी लिख सकते हो आप, जो लिखना चाहे, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती हैं कि शेयर फोर्सेस ऑलवेज टू फोर्सेस, एक साथ कितने फोर्स आते हैं, दो फोर्सेस आते हैं, बोथ आर पैरेलल फोर्सेस, दोनों क्या होते हैं, पैरेलल फोर्सेस। देखो इस तरीके से, तो खुद देखो ना, कैंची से आप काटते हो, एक ही कैंची का एक ही विंग नहीं होता है, उस पत्ती को क्या बोलते हैं, जो कैंची रहती है ना, कैंची की दो विंग रहती हैं, तो उस विंग को हम क्या बोलते हैं, लीफ बोलो या विंग बोलो। तो उस एक ही विंग से आप कट कर सकते हो क्या, चाकू जैसे नहीं कर सकते हो ना, कितने चाहिए उसमें, दो विंग। दो विंग मतलब एक नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, और एक फोर्स आपका ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो यहाँ पर हमारा शेयरिंग एक्शन इसी तरीके से होता है, दो पैरेलल फोर्सेस की एक्शन से। और यहाँ पर आपने बोला है कि पैरेलल फोर्सेस रहेंगे और किसी सरफेस को काटने की कोशिश करेंगे। ये सरफेस किस तरीके से कट होने की कोशिश करेगी, यानी कि आधी आधी इधर उधर खिसकने की, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ये शेयर हुआ, लिखा हुआ ना, यहाँ पर क्या हुआ है, ये शेयर हुआ है, मतलब ये बॉडी इस तरीके से कटने की कोशिश, ऐसा कट जाए तब शेयर फेलियर, नहीं कटे तब वो हमारा शेयर स्ट्रेस। सिमिलरली इस तरीके से ट्विस्टिंग में भी होता है। ट्विस्टिंग में जैसे बॉडी का शेप बिगड़ने की कोशिश करे, जैसे आपका कोई हाथ मरोड़ता था ना पहले, इस तरीके से घुमा दे, जैसे बचपन में या स्कूल के टाइम पर, तो वो हाथ घुमा रहा है, आपका ट्विस्ट कर रहा है, वो ट्विस्ट हो जाए तब आपका बॉडी क्या कर लेगा, शेप बिगाड़ लेगा, या शेप आपका चेंज हो जाएगा, तब भी वहां पर शेयरिंग एक्शन हुआ है, यानी कि टूट गया जैसे, तो टूटने के टाइम पर या उस टाइम पर शेयर फेलियर होगा, तो उसको जो रोके वो शेयर फेलियर, वो भी हमारे सरफेस के अलोंग हो रहा है। जब जब सरफेस के अलोंग डेवलप होंगे हमारे स्ट्रेसेस, तो शेयर स्ट्रेसेस कहलाएंगे, कौन से कहलाएंगे, हमारे शियर स्ट्रेसेस कहलाएंगे। क्लियर है, तो शियर स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, हमारे सरफेस के अलोंग।
तो ट्विस्ट करने की कोशिश करें और उसको जो रोके तो टॉर्शनल, टॉर्शंस का मतलब होता है ट्विस्ट करना, ठीक है। यहाँ पर टॉर्शन, टॉर्शंस का मतलब क्या होता है, ट्विस्ट करना। ट्विस्टिंग को जो रोके वो टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस क्या कहलाएंगे, हमारे टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस। तो शियर स्ट्रेस हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं, नॉर्मल शियर स्ट्रेस और दूसरा टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस, या फिर इसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेसेस। ओके, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो यहां पर आती है कंडीशंस हमारी जनरल लोडिंग कंडीशन। जनरल लोडिंग कंडीशंस का मतलब है क्या है, यहाँ पर कि कोई बॉडी है और एक कोई सी भी आपका मतलब जनरली जैसे यूनिवर्स में कितना जैसे 3D बॉडी से ज्यादा कुछ होता नहीं है। अभी 3D बॉडी आपने ले लिया तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस आ सकते हैं, या उन लोडिंग के क्या कारण कितने प्रकार के स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। क्या हो सकता है कि जैसे कोई बॉडी है तो उस बॉडी के ऊपर हमारे जैसे एक्स वाई जेड डायरेक्शन आपने शो ऑफ कर दिया कि फोर्सेस अलोंग द सरफेस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस, ये तो आपने पहले ही बता दिया। और फोर्सेस परपेंडिकुलर एंड नॉर्मल टू द सरफेस और प्लेन इज कॉल्ड एक्सियल फोर्सेस या एक्सियल स्ट्रेसेस कहलाती है। तो आपने पढ़ लिया, इनको एक्सियल स्ट्रेसेस रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको, एक्सियल स्ट्रेसेस। तो जैसे कोई बॉडी है तो उसके ऊपर हमारे तीनों दिशाओं में तीन प्रकार के फोर्सेस आ सकते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तीनों डायरेक्शंस में हमारे क्या हो सकते हैं, रोटेशंस आ सकते हैं, मूवमेंट आ सकते हैं। तो मूवमेंट को जैसे आपने एम से रिप्रेजेंट कर दिया है। एम मतलब मूवमेंट यानी कि बेंडिंग मूवमेंट, और बेंडिंग मूवमेंट यानी कि क्या, जो जिस बॉडी को फोर्स क्या कर रहा हो, बेंड करने की कोशिश कर रहा हो। बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे ये बॉडी है, ये रहा फोर्स, और बॉडी को यहाँ पर रोटेट करने की कोशिश कर रहा है इस फोर्स के कारण इस तरह, ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेंडिंग मूवमेंट कहलाएगा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड बेंडिंग मूवमेंट। भी डेवलप हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा, वो आपने बताया है कि इन केसेस में इस तरीके से हो सकता है। तो ड्यू टू दिस फोर्सेस, इसके कारण क्या हो सकता है कि जैसे मैं मान लो एक, इसको मान लू एक्सिस, किसको मान लू, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सिस मान लो। Let us consider as that axis along the x axis, ऐसा लिख सकते हैं आप। Let us consider that axis of body along the x axis या x coordinate, ओके। एक्स एक्सिस के अलोंग आपने इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लिया है। तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लगे, एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लगे, एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लगे वो कौन सा, एक्सियल फोर्स है। एक्सिस के या प्लेन के, ये प्लेन है, ये प्लेन, तो प्लेन के अलोंग जो फोर्स लगे वो शियर फोर्स। अभी बोला ना, अलोंग द प्ले सरफेस या प्लेन इज कॉल्ड शियर फोर्स, और एक्सिस के अलोंग लगे नहीं तो वो हमारे क्या कहलाएगा, नॉर्मल स्ट्रेसेस या फिर प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आपने देखो यही तो बताया कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसलिए हमारे क्या हो जाए, सॉरी, एक्सिस के अलोंग है और प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसलिए वो एक्सियल फोर्स है, तो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है। क्योंकि फिर आपने क्या बोला, एफ वाई और एफ जेड क्या कहलाएंगे, शियर फोर्स, क्योंकि ये पैरेलल टू दी सरफेस है या अलोंग दी प्लेन या सरफेस है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्लियर है, अलोंग, पैरेलल या सरफेस के साथ में, उसका मतलब ये है कि नॉर्मल टू दी सरफेस या परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, लंबा बात। वो बोलने में हो जाता है, कभी अलोंग बोल दिया, कभी पैरेलल बोल दिया हमने, तो अलोंग और पैरेलल दोनों एक ही है, तो इसलिए लिख दिया यहाँ पर कि अलोंग या पैरेलल सरफेस हो या प्लेन हो, वो हमारा शेयर फोर्स कहलाता है। और सरफेस और प्लेन फिर अलग एक ही टर्म है।
मैक्स क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट, और ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या होता है, ट्राइंग टू द ट्विस्ट, क्या करता है, ट्राइंग टू दी, और वो कहाँ होता है, अलोंग टू दी सरफेस, सॉरी अलोंग टू दी एक्सिस, यानी कि परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो यहां पर आप चाहें तो यहां पर लिख देता हूं मैं ये कहां पर डेवलप होगा, ट्राइंग टू ट्विस्ट, और ये होगा हमारा परपेंडिकुलर प्लेन। सिमिलरली बेंडिंग की बात करें तो बेंडिंग एम बाय और जेड, क्योंकि दोनों सरफेस के अलोंग है, क्या है, दोनों सरफेस के अलोंग, देखो ना, दोनों सरफेस के क्या है, अलोंग ही तो है, तो सरफेस के अलोंग है, तो वहां पर क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा। यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये डेवलप होता है अलोंग टू दी प्लेन, इसको हम बोलेंगे एज अ बेंडिंग मोमेंट, ट्राइंग टू द बेंड, बेंड करने की ट्राई करने की कोशिश करता होगा। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखें तो स्ट्रेसेस इन 3D केस, 3D केस में कितने प्रकार के स्ट्रेसेस हो सकते हैं, उन्हीं फोर्सेस के कारण। देखो आपने क्या किया कि पहले केस में आपने क्या कर दिया है, फोर्स अप्लाई किया एक्स डायरेक्शन में, फिर वाई में और जेड में, तीनों में एक साथ हो सकता है, तीनों में से किसी एक में भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। एक्सट्रीम केस में आप देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इस यूनिवर्स में इससे ज्यादा कोई फोर्सेस होगा ही नहीं। तो आपने ये बोला कि जैसे मान लो मैंने एक्स एक्सिस में कोई सा फोर्स लगाया, तो उसके कारण क्या होगा, ये आपको क्या दिख रहा है कि एक्स डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, जब एक्स डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया तो उसके कारण क्या होगा, देखो अलोंग टू दी एक्सिस, यानी कि परपेंडिकुलर टू दी प्लेन आपने फोर्स लगाया, तो वहां पर जो उसके एक्सिस के अलोंग जो स्ट्रेस डेवलप होगा, यहाँ पर इसकी एक्सिस कौन सी कहलाएगी, एक्स डायरेक्शन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के हिसाब से आप फोर्स ले रहे हो, तो यहाँ पर अलोंग टू दी एक्सिस देखें या परपेंडिकुलर टू दी सरफेस देखें, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। यहाँ पर कौन सा, नॉर्मल डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन एक्स डायरेक्शन डेवलप हो गया। देखो डायरेक्शंस कौन सी है, एक्स, क्लियर है, और प्लेन भी कौन सा है, यह एक्स, तो यहाँ पर दो एक्स आए हैं, तो पहला एक्स रिप्रेजेंट करता है कौन सा, हमारा प्लेन को, और दूसरा रिप्रेजेंट करता है एक्सिस को। क्या बोला आपने, डायरेक्शंस को, तो क्या बोला, जैसे कि प्लेन भी आपका ये एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन, और ये इसकी थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जेड प्लेन। यहाँ पर जैसे प्लेन हमारा एक्स है और डायरेक्शंस भी क्या है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे हमारा, कि नॉर्मल डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन एक्स प्लेन, एक्स डायरेक्शन, इसी फोर्स के कारण, इसी एक्स फोर्स के कारण हो सकता है कि कुछ चेंजेस हमारा थिकनेस में भी आए। जैसे मैं इस बॉडी को खींचूं, अब मेरे पास कोई मोटी बॉडी नहीं है, आप मान लो ये इसे थिकनेस का दिख रहा है, इस बॉडी को अगर आप खींचे, तो खींचने पर जैसे मान लो इसकी लेंथ बढ़ रही है, तो इसकी थिकनेस में भी कुछ चेंजेस आया, तो थिकनेस में अगर कुछ चेंजेस आया तो कुछ इसके ट्रांसवर्स यानी कि लेटरल, मैंने खींचा ऐसे, ऊपर नीचे भी तो कुछ फोर्सेस में आया ना, तभी तो उसकी थिकनेस कम हुई है, ऊपर नीचे भी कुछ फोर्सेस लगा उसकी थिकनेस के अलोंग, थिकनेस के अलोंग जो फोर्स लगा वहां पर उस टाइम पर, तो वो क्या लगा है, सरफेस के अलोंग लगा, सरफेस के अलोंग लगा, यानी कि शियर स्ट्रेस है। तो शियर को रिप्रेजेंट करता हूं मैं टाउ से, इसे रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं टाउ से, नॉर्मल को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से, ले रहे, यहाँ पर लिख लेना भले आप, नॉर्मल डायरेक्ट स्ट्रेस, और ये कहलाते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस को टाउ से और सिग्मा से नॉर्मल स्ट्रेस, सरफेस के परपेंडिकुलर हुए तो वो हमारे नॉर्मल स्ट्रेस, और सरफेस के अलोंग हुए तो वो हमारे शियर स्ट्रेस। देखो प्लेन अभी भी एक्स है, पर डायरेक्शन कौन सी हो गई, वाई, तो आपने ये लिखा एक्स और वाई। देखो मैंने क्या बोला, सरफेस के पहली बात देखो,
फोर्स लगा एक्स डायरेक्शन में तो वो कहलाएगी उसकी एक्सिस। एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस है, वो नॉर्मल स्ट्रेस। प्लेन कौन सा है तो नामकरण करना, जैसे पता कैसे चला ये बता रहा हूं मैं, कीजिए। सबसे पहले आपने फोर्स लगाया एक्स डायरेक्शन में, वो उसकी एक्सिस कहलाएगी। एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, नॉर्मल डायरेक्ट स्ट्रेसेस। तो उसका सिंबल लिख दिया मैंने सिग्मा। अब आगे बताऊं इसका नामकरण करना है तो पूरा नामकरण कैसे होगा, फिर देखूंगा इसका प्लेन कौन सा है, प्लेन कौन सा है एक्स, फिर मैंने एक्स लिख दिया। तो आपने बोला कि डायरेक्शंस कौन सी हुई उसकी, नॉर्मल, तो उसके अलोंग स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस। फिर प्लेन कौन सा, एक्स प्लेन। डायरेक्शन कौन सी, तो डायरेक्शन भी अभी एक्स ही है, तो ये बोल दिया आपने एक नॉर्मल स्ट्रेस अलोंग दी, सॉरी डायरेक्ट एक्सिस। ओके, इसी फोर्स के कारण आपने बोला कि उसकी थिकनेस वगैरह में भी कुछ चेंजेस वगैरह हो ही सकते हैं ना, तो उसके कारण जो फोर्सेस हुआ उसको हमने क्या बोला कि ये सरफेस के अलोंग हो रहा है, सरफेस के पैरेलल हो रहा है। पैरेलल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेसेस। क्या बोलते हो, शियर स्ट्रेसेस, उसका सिंबल टाउ। फिर नामकरण देखो, तो पहले देखूंगा कि प्लेन कौन सा है, तो प्लेन तो आपका पता है कभी एक्स ही चल रहा है। डायरेक्शन कौन सी है, वाई, एक्स वाई, क्या दिक्कत है। उसी तरीके से एक और देख लो इधर जेड की तरफ, यहाँ पर भी कौन सा है, प्लेन के अलोंग ही है, शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ, प्लेन अभी एक्स है, डायरेक्शन जेड है, ये जेड हो गया, नामकरण कर दिया आपने। ओके, सिमिलरली अब अगर मान लो फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा हो तो वो उसकी एक्सिस कहलाएगा, वाई डायरेक्शन के अलोंग। अब ये इसकी एक्सिस हो गई, ये इसकी क्या हो गया है, एक्सिस हो गया है। तो इस एक्सिस के अलोंग देखिए अगर आप फोर्सेस, ये इसकी एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इस एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस लग रहा है वो वाई डायरेक्शन का नॉर्मल फोर्स है, और उस फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा तो वो क्या हो रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर हो रहा है। सरफेस के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस डेवलप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। ये नाम दे दिया भैया आपने यहाँ पर कि नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। कौन सा हो रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस। डायरेक्शन सबसे पहले देखूंगा प्लेन, तो अब कौन सा हो गया, वाई प्लेन। डायरेक्शन वाई, ये नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, वाई प्लेन हो गया। सिमिलरली इसके कारण भी इसकी लेंथ वगैरह में थिकनेस में कुछ चेंजेस होगा, तो क्या चेंजेस होगा, आपने बोला कि इसके कारण कुछ चेंजेस होगा, तो आपका जो फोर्स आएगा वो एक इधर जाएगा एक्स की तरफ और एक जेड की तरफ। प्लेन अभी भी कौन सा है, वाई, पैरेलल टू दी प्लेन है, तो इसलिए शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ। स्ट्रेस की डायरेक्शंस कौन सी हैं, पहले प्लेन, प्लेन है वाई, और डायरेक्शन कौन सी, एक्स। शियर स्ट्रेस इन वाई प्लेन इन एक्स, सॉरी, हाँ, वाई प्लेन in x direction. Similarly, shear stress is in y plane in z direction. फिर फोर्स लगाया अपने z डायरेक्शन में, कहां पर लगाया है गाइस, z डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो z डायरेक्शन उसके लिए क्या बनेगी, एक्सिस। तो z डायरेक्शन उसके लिए क्या बनी गाइस, हमारी एक्सिस बनी है। उस एक्सिस के अलोंग या सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ तो वो हमारा कहलाता है नॉर्मल स्ट्रेस। ये आपने यहाँ पर लिख लेना क्या, कि फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज एक्सियल फोर्स, या अलोंग दी एक्सिस कहलाता है, क्या कहलाता है वो, अलोंग दी एक्सिस। तो ये दोनों लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, यहां लिख देता हूं, अलोंग दी एक्सिस। तो ये हमारा शेयर स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे फिर इसमें वापस, कि सरफेस के पैरेलल हो जाए या अलोंग हो जाए। सरफेस के पैरेलल जैसे यहाँ पर हुआ तो आपने क्या बोला कि सरफेस हमारा कौन सा है, पैरेलल हो रहा है, तो उसके यहाँ पर डेवलप होगा शेयर स्ट्रेस। तो ये शेयर स्ट्रेस जेड डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है, जेड डायरेक्शन उसकी एक्सिस बना, एक्सिस के अलोंग जो हुआ वो नॉर्मल स्ट्रेसेस हो गया, या वो सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ तो वो हमारा कौन सा आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेसेस इन अ जेड प्लेन इन अ जेड डायरेक्शन। ओके, इसी फोर्स के कारण वापस उसकी लंबाई और उसकी मोटाई में कुछ परिवर्तन आ सकता है, तो वो परिवर्तन के कारण जो फोर्सेस होगा, तो जैसे वो उस सरफेस के अलोंग लग रहा है वहां पर शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा, तो आपने बता दिया कि यहाँ पर शेयर स्ट्रेस डेवलप। कौन सा प्लेन है, तो आपने बोला जेड प्लेन है, डायरेक्शंस एक्स है,
यहाँ पर कौन सा प्लेन है, तो आपने बोला है कि अभी जेड प्लेन है, वो फोर्स उसके लग रहा है, तो शेयर स्ट्रेस डेवलप हुआ, जेड प्लेन है, वाई डायरेक्शन, shear stress is in z plane in y direction, shear stress is in z plane in y direction, x डायरेक्शन सॉरी, और नॉर्मल स्ट्रेस इज इन z प्लेन इन z डायरेक्शन। इस तरीके से हमारे स्ट्रेसेस आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखें इन्हीं के केसेस में, इन केस ऑफ 3D बॉडी टोटल 9 टाइप ऑफ स्ट्रेसेस में भी डेवलप। ये तो आपका पूरा नोट है, कितने 9 टाइप के हो सकते हैं, 3 3 6 और 3 9, जिसमें से 3 नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, और 6 हमारे शेयर स्ट्रेस डेवलप हो सकते हैं, यही नोट में लिखा हुआ। इन केस ऑफ 3D बॉडी टोटल 9 टाइप ऑफ स्ट्रेसेस में बी डेवलप, एंड आउट ऑफ दीज 3 आर एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड 6 आर शियर स्ट्रेसेस। ये देखो आपने 3 नॉर्मल स्ट्रेस और 6 शियर स्ट्रेस। 2D हो तो z वाला टाइम्स गायब हो जाएगा। इन केस ऑफ 2D एलिमेंट्स टोटल 4 टाइप ऑफ स्ट्रेसेस विल बी जनरेटेड आर डेवलप, एंड आउट ऑफ दिस 2 नॉर्मल एक्सियल स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई बचेगा, सिग्मा जेड आउट, और जहां जहां जेड है वो आउट हो जाएगा। N2 शेयर स्ट्रेसेस टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स बचेगा, जहां जहां जेड है वो प्लेन ही नहीं रहेगा हमारा। तो ये आपने नोट में लिख दिया। नेक्स्ट क्या है कि स्ट्रेसेस इज नाइदर स्केलर क्वांटिटी और नॉर वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज क्योंकि स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं कि जिसका सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, दिशा नहीं हो, और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं कि जिसका दिशा भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो। भाई साहब फिर क्या हुआ, बट वेक्टर क्वांटिटी के आगे थोड़ा सा और लिखा हुआ है कि वेक्टर क्वांटिटी उनको बोलते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, दिशा भी हो, साथ ही साथ वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि अगर दो कोई फोर्सेस हो और वो किसी कोण पर निकल रहे हो, जैसे कोई दो फोर्सेस किसी एंगल पर मूव अप कर रहे हो या जा रहे हो या किसी एंगल पर लग रहे हो, उनका जो रिजल्टेंट बनेगा तो वो क्या बनेगा कि वो उन दो एंगल से अगर मैं कोई पैरेललोग्राम बनाऊं तो वो रिजल्टेंट उस पैरेललोग्राम का डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा। और पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। तो समान, इसका मतलब ये है कि उन दो फोर्सेस से अगर मैं एक समांतर चतुर्भुज बनाऊं तो वो समांतर चतुर्भुज का जो डायगोनल होगा, एक बड़ा वाला डायगोनल, वो बड़ा वाला डायगोनल हमारा उन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। तो स्ट्रेस में ये नहीं हो पाता है, मतलब स्ट्रेस में डायरेक्शंस भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट स्ट्रेस डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो स्ट्रेस को मैं फिर वेक्टर भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड को तरफ फॉलो कर, मतलब मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शंस भी है, बट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हुआ। बट उसको स्केलर भी नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि उसके पास दिशा भी है, क्योंकि स्केलर की प्रॉपर्टी है कि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस नहीं हो, इसलिए ना तो उसको स्केलर बोल सकता हूँ ना वेक्टर बोल सकता हूँ। तो स्ट्रेस नई टर्म्स में जोड़ी जाती है, जिसको मैथमेटिकली मैं स्ट्रेस टेंसर बोलता हूँ। स्ट्रेस टेंसर मतलब एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमारे जो हमने 3D और 2D में देखे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी डेफिनेशंस की, स्केलर दोस क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, दोस क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड आल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, बट स्ट्रेस डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पर आपने लिखा है कि देयरफॉर मैथमेटिकली टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेस in another quantity is called as a stress tensor, and this stress tensor of a stress represent in the form of matrix। जैसे कि अगर मैं इस 3D बॉडी के लिए देखूं तो स्ट्रेस टेंसर में क्या हो जाएगा कि जिसका जो मेन डायगोनल होगा उसमें रिप्रेजेंट करूंगा मैं नॉर्मल स्ट्रेसेस, और उसके डायगोनली बाकी जो डायगोनल के अलोंग जो होंगे वो हमारे शेयर स्ट्रेसेस आते जाएंगे। जैसे सिग्मा एक्स एक्स है, इस तरफ जैसे एक्स एक्स ले लिया, इस तरफ आप वाई डायरेक्ट जेड ले लो, जैसे कैसे सिग्मा एक्स फिर वाई और जेड। यहाँ पर एक्स एक्स दोनों मतलब सेम क्वांटिटी मिल जाएगी, प्लेन और डायरेक्शन मिल जाएगा, प्लेन और डायरेक्शन सेम डायरेक्शन टर्म्स हो या अलजेब्रा हो तो वहां पर नॉर्मल स्ट्रेसेस, जैसे यहाँ पर प्लेन भी एक्स हो डायरेक्शन भी एक्स है तो नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर वाई लिखा है और ये वाला जो कॉलम है वो एक्स का है, ये वाला जो कॉलम है वो वाई का है और ये वाला जेड का है। देखो आपने यहाँ पर एक्स लिखा, फिर वाई लिखा, जेड लिखा, एक्स एक्स और एक्स लिखा, यहाँ पर एक्स एक्स कॉमन हो गया तो सिग्मा एक्स एक्स हो गया, वाई एक्स हुआ तो वो टाउ, जेड एक्स हुआ तो भी टाउ। यहाँ पर फिर इस रो में एक्स एक्स, फिर इस रो में वाई वाई, इस रो में जेड जेड पहले में। अब यहाँ पर देखो एक्स और वाई हो गया, यहाँ पर फिर वाई वाई हो गया तो यहाँ सिग्मा लिख दूंगा, यहाँ पर जेड वाई तो टाउ। इस तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट, 2D के लिए भी सेम हो जाएगा, 2D के लिए क्या हो जाएगा
z वाली टर्म्स आउट कर दोगे तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 9। मतलब देखो यहाँ पर ये 2/2 का बन रहा है, यहाँ पर 3/3 का, बट यहाँ पर ऐसा नहीं कि 3 4 इस तरीके से कि यहाँ पर 3 ही है और इधर 2 है, ऐसा नहीं है। या तो दो मतलब दोनों तरफ से रो और कॉलम सेम है, रो और कॉलम सेम है। तो स्ट्रेस टेंसर ऑलवेज स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई होगी, नहीं लिखी आपने, हाँ तो लिख लेंगे अपन क्या कि स्ट्रेस टेंसर इज ऑलवेज स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि रो और कॉलम बराबर हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि इसको बोलते हैं मेन डायगोनल, क्योंकि इसमें तो दो डायगोनल है, एक डायगोनल ये भी है और एक डायगोनल ये भी है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल के अलोंग, अलोंग मतलब इसके ऊपर देखें या इसके नीचे देखें तो मिरर इमेज बने। मिरर इमेज मतलब ये वाली टर्म्स इसके बराबर दिखे, ये वाली टर्म्स इसके बराबर दिखे, ये वाली टर्म्स इसके, विद नेचर यानी कि साइन के साथ में। तो जो स्ट्रेस वैल्यूज होती हैं ये अपन देखेंगे जनरल शेयर इक्वलाइजेशन ऑफ शेयर स्ट्रेसेस में, तो वहां पर आपको इसमें कुछ बराबर दिखेगा। तो स्ट्रेस टेंसर जो होता है वो हमेशा क्या होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब नीचे की वैल्यू और ऊपर की वैल्यू बराबर होती है, इस मेन डायगोनल के बराबर रिस्पेक्ट में देखें तो। इसलिए स्क्वायर होता है यानी कि इसकी रो और कॉलम बराबर होते हैं, स्क्वायर। सिमेट्रिक यानी कि मेन डायगोनल के ऊपर और नीचे वैल्यू समान होती है विद मैग्नीट्यूड एंड विद नेचर। तो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, वो चाहे 2D की बात कर ले या 3D की। ओके, तो इसमें ही हम आपके इसको प्रूफ करेंगे कि किस तरीके से ये सिमेट्रिक होता है। ओके, तो इसकी जो आगे का टॉपिक है ना गाइस, वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट होगी। ओके, थैंक यू टू एवरीवन, योर क्लास इज ओवर।